नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आइए आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी होंगी चार बड़ी खबर। सबसे पहले 93 साल पहले आज के दिन ही शहीद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। और दूसरी बड़ी खबर होगी आज से 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी कल विधान परिषद के चुनाव में डालेंगे वोट। नवमी पर पूजन के बाद लौटेंगे लखनऊ। और तीसरी बड़ी खबर होगी आज से 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी कल विधान परिषद के चुनाव में डालेंगे वोट। नवमी पर पूजन के बाद लौटेंगे लखनऊ। और चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे आज रुड़की जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आईआईटी रुड़की के कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। चलिए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के सिलसिला विस्तार से। पहली बड़ी खबर इतिहास में। आज भारतीय इतिहास में आज का दिन काफी अहम है। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। बिल पेश होते वक्त दो नौजवानों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंका। इनके नाम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। बम फेंकने के बाद दोनों वहीं खड़े रहे। दोनों खुद को पुलिस के हवाले कर दिया दोनों ने। इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारतीय युवाओं के हीरो बन गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। रमेश शर्मा जी, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। मुझे लगता है कि आज के जो नौजवान हैं इनको आज के दिन से कई सबक मिल सकते हैं और कई सबक इनको लेना भी चाहिए कि किस तरह से कई महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया और तब जाकर हमें कड़े संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। आज का दिन जो खास था, जिस तरह से भगत सिंह और बटुकेश्वर ने वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे और उसी समय बिल पेश होते वक्त ये जो नौजवान थे, इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंक दिया था। ये निश्चित रूप से आपने सही कहा। ये वाकई आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये बड़ी घटना का तो आपने उल्लेख किया, असेंबली बम कांड का। ये 1929 की घटना है दिल्ली असेंबली में, और ये बम खाली स्थान में फेंका गया था। और ये कहा था भगत सिंह ने बाद में, और वो भागे भी नहीं, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया है, और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। और उन्होंने कहा कि मैंने बहरों के कान खोलने के लिए धमाका किया है। यानी देश में इतनी स्वतंत्रता और दासता के बाद जो सन्नाटा था, उस सन्नाटा को चीरने के लिए बम भगत सिंह ने फेंका था। इसके अलावा आज दो और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आज ही 1857 में, वो 8 अप्रैल का ही दिन था, 1857 में बंगाल की जो बैरकपुर जेल थी, वहां मंगल पांडे को फांसी हुई थी। ये मंगल पांडे वो हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। ये सिपाही थे, यद्यपि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन बंगाल वहां इनकी पोस्टिंग थी, बैरकपुर छावनी में, तो वहां इनको आज के दिन फांसी हुई थी। और तीसरी एक घटना और है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ये 1894 की है। तो बंकिम बाबू का आज निधन हुआ था, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये तीन अगर आप देखें, स्वतंत्रता का संघर्ष हमको दो प्रकार का संघर्ष मिलता है। एक सत्ता के लिए संघर्ष है, और एक संघर्ष है राष्ट्र निर्माण के लिए, संस्कृति के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए। तो उसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और इनकी पूरी क्रांतिकारियों की टीम, मंगल पांडे और उनकी सारी टीम, ये जो संघर्ष है, ये राष्ट्र और संस्कृति की सुरक्षा के लिए इन्होंने किया था, सम्मान के लिए इन्होंने किया था। सत्ता का लालच ना तो भगत सिंह को था और ना मंगल पांडे को था। ठीक उसी प्रकार बंकिम बाबू का जो अभियान था, उन्होंने सबसे पहले गीत लिखा वंदे मातरम, फिर उसको आनंद मठ में उन्होंने शामिल किया, और फिर कांग्रेस ने शुरुआत के दिनों में वंदे मातरम अपने उसमें लागू किया। तो कुल मिलाकर के आज का दिन इन तीन स्मृतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल करके 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह को फिर फांसी हुई, और फिर इसमें काकोरी कांड भी जोड़ दिया। मतलब बम कांड में तो बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह दोनों शामिल थे, और उसके बाद उन्होंने काकोरी कांड जोड़ करके उसमें 8-10 उन्होंने आरोपी बनाए, और 3 लोगों को उन्होंने फांसी दी 1931 23 मार्च को अलग अलग जेल में। यद्यपि फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि इसमें कुछ न कुछ होगा,
तो अलग अलग एक दिन पहले उन सबको फांसी दे दी गई जी। और इन्हीं घटनाओं की प्रतिकार को जब गणेश शंकर जी विद्यार्थी ने लिखा तो 25 मार्च को उनका बलिदान हुआ और उनकी हत्याएं हुई। तो कुल मिलाकर के इतिहास में ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं वो क्रांति से और लोगों के बलिदान से भरा हुआ है। तब हम ये आज का दिन देख पाए हैं और मोटे तौर पर आपने बहुत अच्छा आज का विषय दिया है। आज की पीढ़ी को इन सारे लोगों को ये ध्यान में रख करके काम करने की जरूरत है कि वो अगर आज खुले में घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार के उसमें बलिदान हो सकते हैं। उसमें मंगल पांडे का बलिदान आज के दिन है, भगत सिंह और इन्होंने बटुकेश्वर दत्त ने और आप अगर देखेंगे मंगल पांडे के अभियान के बाद ही पूरे देश में 1857 की क्रांति हुई और भगत सिंह के बम कांड के बाद ही जो क्रांतिकारी आंदोलन देश में आरंभ हुआ वो हुआ। और एक वैचारिक अभियान जो बंकिम बाबू का वंदे मातरम था, जो उन्होंने शायद 1883 या 84 में लिखा था, वो बंकिम बाबू के वैचारिक अभियान जो छेड़ा, उसी के बाद देश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ इन तीनों महाविभूतियों को मैं आज नमन करता हूँ। और एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, बीच में जब अपने अज्ञातवास में थे भगत सिंह, तो भगत सिंह अज्ञातवास में थे तो वो ओरछा, मध्य प्रदेश के ओरछा आए थे, चंद्रशेखर आजाद से मिले थे। फिर वो कानपुर में रहे और उन्होंने पत्रकारिता भी की है। जो प्रताप अखबार था जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, तो वहां उन्होंने नाम बदल करके कई लेख लिखे और वो जो उनके लेख लिखे वो भी क्रांतियों से भरे हुए थे। तो लोगों का आह्वान था कि किस प्रकार वो उठे और कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की रक्षा करें। मैं इन सारे के सारे बलिदानियों को नमन करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक अच्छा विषय आज लिया। जी बिल्कुल, स्वदेश न्यूज़ भी उनको नमन करता है और मुझे लगता है कि पूरा देश इन महान क्रांतिकारियों को नमन करता है। लेकिन रमेश शर्मा जी, अक्सर कभी कभी ये देखा भी गया है कि कुछ लोग जिस तरह से भगत सिंह की तरफ से कि कदम उठाया गया था, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भगत सिंह ने जब ये कदम उठाया था और कोर्ट में, चलती कोर्ट में बम फेंका था, उन्होंने उस वक्त भी ये ध्यान रखा था कि उस बम से किसी को नुकसान ना हो। लेकिन हमने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आज़ादी का नारा लगाते हैं और भगत सिंह को भी कोट करते हैं और वो किस तरह से कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए बम फेंका था, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस वक्त उन्होंने जो किया था अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए किया था, आज़ादी दिलाने के लिए किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था। वो अंग्रेज़ जिन्होंने हमारे देश पर ज़बरदस्ती कब्जा किया था और बम फेंकते वक्त भी उन्होंने ये ध्यान रखा था कि उससे किसी को नुकसान ना हो। लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से कोट करते हैं और अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही बात कही। उन्होंने जो बम फेंका था वो खाली स्थान में फेंका था, मतलब जहां उन्होंने स्थान का चयन भी ऐसा किया था कि वहां किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि मोटे तौर पर कई बार क्या होता है, क्रिया और कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उस क्रिया और कर्म के पीछे भाव क्या होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि पाप और पुण्य वो क्रिया और कर्म में नहीं, आपके भाव में है। तो जो भगत सिंह का जो भाव था, बटुकेश्वर दत्त का जो भाव था, वो केवल लोगों को जागृत करने का भाव था। किसी को अहित, मतलब वो तो अंग्रेजों तक को उन्होंने अहित नहीं करना चाहा था, तो उन्होंने अंग्रेजों तक को का मतलब उन्होंने अंग्रेज चाहते तो वो अंग्रेज पर निशाना बना करके बम फेंक सकते थे। तो लेकिन उन्होंने ना तो किसी देशी ना विदेशी, उसमें बिल्कुल भी प्राण हानि ना हो। मैं इसको, इस बम कांड को अहिंसक आंदोलन ही मानता हूँ, क्योंकि अगर वो किसी अंग्रेज पर फेंकते तो ये हिंसक आंदोलन होता। उन्होंने खाली स्थान पर फेंका, तो निश्चित रूप से ये अहिंसक आंदोलन था और इसको इसी बात में लेना चाहिए। बिल्कुल, जो दो नौजवानों का उद्देश्य था कि वो भारत के लोगों को जगाना चाहते थे और उन्होंने बिल्कुल वही किया। भारत के लोग उसके बाद जागे और आगे चलकर फिर 1947 को भारत को आज़ादी मिली। एक बार फिर से स्वदेश न्यूज़ इन दोनों महान क्रांतिकारियों को नमन करता है। रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जनता को बताने के लिए, शेयर करने के लिए। अगली दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हो रहा है उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कहने को तो यहां एक सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बीजेपी और राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां आए दिन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी राज्य के बाहर के दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। कल यहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने डेरा डाला था, तो आज मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
बता दें कि आज यहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से ये सीट खाली है, जिस पर 12 अप्रैल को चुनाव होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान से। मोहम्मद ताहिर, जिस तरह से 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी इस उपचुनाव को ऐसे लड़ रही है कि जैसे कि यह विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद फिर उसको अपना शासन वहां से बीजेपी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छी खासी बहुमत, एक बहुत अच्छा खासा बहुमत वहां हासिल किया था और अब कांग्रेस की सरकार चल रही है। अब बीजेपी फिर से चाहती है कि जब अगला विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी फिर से कमबैक करे, और यही वजह है कि यहां पर जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है खैरागढ़ में, इसको विधानसभा चुनाव के फाइनल की तरह लेके चल रही है। साफ तौर पर भाग्यत आपको बता दूं कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी की साख के लिए बहुत बड़ा वो बन चुका है और भाजपा ने इस चुनाव को जीतने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री लगातार जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी अपने एक दिवसीय दौरे पर खैरागढ़ विधानसभा की 2 अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर कांग्रेस की जो नाकामियां है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो नाकामियां वो गिनाएंगे और भाजपा की जो केंद्र की और मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनका बखान करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर 2 सभा करने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो खैरागढ़ विधानसभा है, वहाँ के वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण मतदाताओं को अपने पाले में लाना राजनीतिक दलों के लिए इस समय बड़ी टेढ़ी खीर बना हुआ है। यही चुनौती है और यही कारण है कि दोनों दल के जो दिग्गज नेता हैं यहाँ संपर्क करके मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो जो जोगी कांग्रेस के देवव्रत सिंह थे, जिनका निधन पिछले साल नवंबर में हुआ था, जिसकी सीट खाली हुई है, उन्होंने भी वनांचल ग्रामीणों क्षेत्र से ही 5000 की बढ़त लेकर इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के जो दोनों बड़े दिग्गज उम्मीदवार थे उनको पटखनी दी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो वनांचल जो क्षेत्र है वो वहां पर खैरागढ़ विधानसभा के जीतने के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनके बीच मेहनत यहाँ पर दोनों ही दल के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो उनका छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो बड़े नेता है वो सक्रिय हैं ग्राउंड जीरो पर। तो वही भाजपा ने भी अपने के कई केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारकर जीतने के लिए यहाँ पर एडी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा इसको बिल्कुल सेमीफाइनल के तौर पर ही देख रही है, क्योंकि 2023 में चुनाव होना है। ऐसे में जो भाजपा को 15 साल बाद कांग्रेस से पटक दी थी और कांग्रेस का जो लगभग 3 से 3.5 साल का कार्यकाल वहां पर पूरा हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का अगर उम्मीदवार वहां पर विजय नहीं होता है तो ये कांग्रेस की बहुत आत्मचिंतन की जरूरत है कि कांग्रेस ने इन 3.5 सालों में क्या कुछ कमी रख दी जो वहां पर उनका जो प्रत्याशी है सत्ता में होने के बाद उन्हें यहाँ पर नकारात्मक परिणाम मिले। और अगर कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में फिर से आत्मविश्वास आएगा और वो कहीं ना कहीं अच्छे आत्मविश्वास के साथ वापस से 2023 की चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। जी बिल्कुल। और अगर सिर्फ बात करें बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस की तरफ से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी वहां पर कई बार प्रचार प्रसार कर चुके हैं। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद पटेल, वो भी वहां पर जनसभाओं कर चुके हैं और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जनसभा करने वाले हैं। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक के बाद एक कद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और ये कोई आसान बात नहीं होती, कम बात नहीं है। वाकई एक बड़ी उपलब्धि है शिवराज सिंह चौहान के लिए। इसलिए किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, हर पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि जो अच्छे नेता हैं वो जाकर वहां पर प्रचार प्रसार करें। और बीजेपी की खास तौर से बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो तो अहम जिम्मेदारी दी गई थी शिवराज सिंह चौहान को। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, उत्तराखंड में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी गई थी। संक्षेप में बताएगा। और अब छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जो उपचुनाव होने वाला है उसकी भी जिम्मेदारी वहां पर प्रचार प्रसार की दी गई। तो इस तरह से हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान का जो एक जादू है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि हर राज्य में बोलता है। इसलिए वहां के कार्यकर्ता, वहां के जो प्रत्याशी, वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह आए और उनके समर्थन में प्रचार प्रसार करें। संक्षेप में बताइएगा। साफ तौर पे भाग्यता आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब अच्छे साबित हुए हैं और वो स्टार प्रचारक हुई सोचिए उसमें हमेशा शामिल रहते हैं। चाहे हम अभी 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उनकी बात करें, लगभग मुख्यमंत्री ने दर्जनों सभाएं इन 5 राज्यों में की थी और वहां पर 4 राज्यों में भाजपा को अच्छी खासे परिणाम देखने को मिले और भाजपा ने सत्ता वहां पर बनाई है। सिर्फ पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो चारों ही राज्यों में भाजपा की यहाँ पर विजय हुई है और उसी के चलते अब वापस से भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उन्होंने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
सिंह चौहान को खैरागढ़ विधानसभा में भेजने का निर्णय लिया है और सीएम वहां पर 2 चुनावी सभाएं लेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट डालने की वहां पर अपील करेंगे। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खैरागढ़ जाएंगे और वहां पर उपचुनाव में वोट डालने की अपील करेंगे, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में। मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे विस्तार से। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आज 3 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। वो गोरखनाथ मंदिर में हुई आतंकी घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा लेंगे। नवरात्रि के 9वीं के दिन वो कन्या पूजन करेंगे। इसके पूर्व 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भटहट में निर्माणाधीन आयुष विश्वविद्यालय में घटिया निर्माण का निरीक्षण करने भी जा सकते हैं। इसके अलावा वो गोरखपुर भारत सेवा संघ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। आतंकी घटना की वजह से उन्हें नवरात्र के मध्य में ही गोरखपुर आना पड़ा। इस बार वो 3 दिवसीय दौरे पर सप्तमी को ही गोरखपुर पहुंच रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री से। अविरल, गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो एमएलसी चुनाव है वहां पर भी जाकर वोट डालेंगे और तमाम तरह के उनके कार्यक्रम रहेंगे। विस्तार से जानना चाहेंगे उनके कार्यक्रम के बारे में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी गोरखपुर मंदिर पर जो हमला होने की जो साजिश की थी मुर्तजा अब्बासी ने, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ये घटना हुई थी तो उसको स्वयं निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज वो वहां पहुंच रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से वहां पर जो सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से उसको पकड़ लिया था, तो उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया था, इनाम भी दिया था सुरक्षा बलों को। और जो सुरक्षा बल घायल हुए थे उनसे भी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं 9 अप्रैल को जो ये अभी एमएलसी के चुनाव होने हैं, तो इसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहां पर हालांकि आप ये समझिए कि जो उनके प्रत्याशी हैं उनके बारे में उनके पक्ष में भी उन्होंने मतदान करने की अपील करी थी। तो तमाम तरीके की इनका जो ये दौरा भी है, इस तरीके से भी इसको देखा जा रहा है वगैरह। बिल्कुल, गोरखनाथ मंदिर में जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद सीएम योगी फिर से वहां पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा उन्होंने ले रहे हैं और वहां से जो पूरी जानकारी है उसमें लगातार अपडेट बनाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जो योगी आदित्यनाथ है, और क्योंकि गोरखपुर क्षेत्र है उनका सांसद क्षेत्र रहा है, कई सालों तक वहां से वो सांसद रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरह का ऐसे मैसेज जनता के बीच में जाए कि उनका जो क्षेत्र है वहां पर किसी तरह की इस तरह की चूक हो रही है और उसमें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई ज्यादा खास तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जिस तरह से है जो गोरखपुर का दौरा हम देख रहे हैं आज, क्या उसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि उनका वो क्षेत्र रहा है और वो बिल्कुल पूरी तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की घटना अगर होती है उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं और तत्काल जो कार्रवाई हुई है उसके बाद और सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि कोई ऐसी दोबारा घटना करने की न सोचे ना करे। बिल्कुल वाकई, देखिए सीधे तौर पर समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली तब से लगातार वो गुंडे माफियाओं अपराधियों के प्रति जो है 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए सीधे तौर पर तो बुलडोजर चलता हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना होती है तो वहां के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये नजरें गड़ाए हुए थे कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर दौरा होगा। तो हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से तिरताज कर दिया। वो वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद में खुद हकीकत वहां से जानने की कोशिश करेंगे और जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से हमला हुआ, क्या कुछ है, खुद देखने की कोशिश करेंगे। और वहां की जनता है वो बेहद जुड़ाव महसूस करती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। हालांकि बात गोरखपुर की हो या पूरे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सीधे तौर पर हर जगह जाने की कोशिश करते हैं। और आप समझिए कि जिस तरीके से 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं वो, तो कहीं का भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपराधी छिपा हो उस पर कार्रवाई करने का वो निश्चित रूप से काम करते हैं और सीधे तौर पर संदेश देने का काम करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको ये जो माफियागिरी है, ये जो गुंडागर्दी है, ये कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। और अगर आप इससे नहीं छोड़ते हैं तो या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। जीवन में कभी आप दूसरी तरीके से बिल्कुल अविरल, तो एक सख्त मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की घटना अगर दोबारा होती है तो और सख्ती से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अभी जो एक सख्त मैसेज दिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मुझे लगता है कि जरूर
ऐसे लोगों तक पहुंच जा रहा होगा जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस तमाम जानकारी के लिए। अगली चौथी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। दोबारा सीएम बनते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम धामी लगातार दौरे से सभी जिलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कल सीएम धामी ने 2 जिलों का दौरा किया था। इसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री रुड़की जाएंगे, जहां वो देर शाम आईआईटी कॉलेज रुड़की के सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इससे पहले सीएम धामी सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित ऐप का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की जाएंगे, वहां वो रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता से। अवनीश जी, जिस तरह से दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, हालांकि जो कम समय के लिए वो पिछले बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि वो जितना भी कम समय उनके पास था वो लगातार प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तत्पर थे और लगातार हमेशा जो भी विकास के कार्य होते थे उसको तत्परता से पूरा करने के लगे रहते थे और उत्तराखंड को विकास की गति देने में हमेशा उनका रुझान रहता था और उस पर लगे रहते थे। और अब जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनको पता है कि 5 साल के लिए हूं मैं, अब कहीं जाने वाला नहीं होते, इस बार और ज्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और शुरुआत से ही उन्होंने एक टारगेट भी देके रखा हुआ है कि 100 दिन के अंदर एक जो विकास कार्य है उसको पूरा करना है। सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये बिल्कुल, देखिए भागीरथ, जैसे यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके की अगर पुष्कर सिंह धामी की एक इमेज रही है जनता के बीच में, एक वो अपनी एक छवि बनाने में जो है कामयाब रहे और जिसकी वजह से उनको यहाँ पे पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी वो मिल पाई है। हालांकि वो खुद की सीट हार गए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो इस बात का उनको भी जो है टीस रही है, क्योंकि वो लगातार उनका कहना था कि जो चुनाव प्रचार था उसमें वो लगे रहे और अपना जो कंस्टिट्यूएंसी थी वहां पे वो समय नहीं दे पाए। परंतु जिस तरीके की आज अगर जनता के बीच की बात करें, जनता जो है उनको यहाँ पे काफी जो है पसंद कर रही है और खास करके अगर सरकार केंद्र की बात करें, केंद्र की भी जो पहली पसंद थी वो पुष्कर सिंह धामी ही रहे थे, जिसकी वजह से इनको दोबारा ताज मिला है यहाँ पर। परंतु अब बात करें एक्शन की, तो ये लगातार पहले भी जो है जब 6 माह का इनका कार्यकाल रहा, ये लगातार एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। क्षमा कीजिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अब जिस तरीके की अगर आज हालात की बात करें, 100 दिन के खाता तैयार किया गया है, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन पे जो लगाम कसने की बात कही है, उनको बाकायदा जो है 100 दिन का समय दिया गया है कि आप अपने विभागों की समीक्षा करिए और जितने कार्य जो दृष्टिपत्र की घोषणा के स्वरूप में थे उनको धरातल पे किस तरह उतारना है और जो विभागीय कर्मचारी है उन पर किस तरीके से जो है लगाम कसी जाए जो कार्य धरातल पे उतार सके हुआ। जी बिल्कुल। रुड़की जाएंगे, शाम को आईआईटी कॉलेज रुड़की के सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे और फिर अगर बात करें उसके बाद क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे रुड़की में, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए भागीरथ, यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि सुबह जो है वो अपने आवाज से ही जो है एक जो विजिलेंस के द्वारा जो एक निर्मित ऐप था उसका उन्होंने बाकायदा उद्घाटन किया। उसके बाद वो 11 बजे जो है वहां पर पहुंच रहे हैं अभी सचिवालय में जो भी विभागीय कार्य है उनकी समीक्षा बैठक करेंगे और दिशा निर्देश जारी करेंगे। क्योंकि अब 100 दिन के खाके की बात थी तो खुद भी वो उनके पास, क्योंकि लगभग 20 से ऊपर जो विभाग उनके पास है, तो वो तमाम चीजों को जो है धरातल पर उतारने की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो दृष्टिपत्र में जो घोषणाएं करी थी आम जन तक और आखिरी छोर तक वो कैसे पहुंचाए जाए, ये तमाम चीजों को लेके। उसके बाद वो एक रुड़की में जो है वहां पे प्रदीप बत्रा जो विधायक है उनसे वहां पे उनकी मुलाकात करेंगे और एक रुड़की के अंदर आईआईटी जो कॉलेज है वहां पे एक उनका जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। उसके बाद वापस अपने आवास पर आएंगे और कार्यों को निपटाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक टारगेट सेट किया है 100 दिन के अंदर, जो घोषणा पत्र में जो दृष्टि पत्र था बीजेपी का, उसमें जो कार्य थे उसको 100 दिन के अंदर एक हद तक पूरा करने का एक टारगेट बनाया है और सभी मंत्रियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। उसको लेकर आज तमाम तरह के कार्यक्रम भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार प्रदेश में विकास की गति किस तरह से और बढ़े, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकास का कार्य लगातार उत्तराखंड में चल रहा है। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।